क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी, यानी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं 4 प्रकार के प्रश्नों को, और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और साथ ही आप इन प्रश्नों को जरूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाएंगे और नोट्स का रिवीजन भी करेंगे तो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 65 प्लस अंक पक्का आएंगे। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी सच्चे मन से करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, तो आपके 70 में से 68 प्लस भी अंक आ सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला विकल्प है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1790 ईस्वी में और चौथा है 1787 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और जिनका आंसर आपको किस में फिल करना होगा, यहां पर आप देख सकते हैं ओएमआर शीट का नमूना। ओएमआर शीट में आपको इन 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। प्रत्येक विषय के पेपर में आपको ओएमआर शीट मिलेगी, और ओएमआर शीट भरने का मैंने सही तरीका भी आप सभी को बताया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न 20 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी 20 नंबर के प्रश्न होंगे। इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विकल्प सही? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। कहां? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यहां पर 4 विकल्प हैं। पहला है गैरीबाल्डी, अगला है ऑटो वन बिस्मार्क, अगला है विकल्प नेपोलियन तथा चौथा विकल्प है विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क जी थे। अगला प्रश्न कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है कावूर और चौथा है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मेजनी। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताते रहें, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपने सही आंसर चुनने का प्रयास किया है। तो आप इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहें। जब तक मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है इकबाल, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त,
चौथा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला है विकल्प 1882 ईस्वी में, दूसरा है 1884 ईस्वी में, तीसरा है 1885 ईस्वी में और चौथा है 1886 ईस्वी में। राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख पा रहे हैं अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए। प्रश्न कह रहा है यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा कि यूरोप में 1919 ईस्वी में, कब? 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। कितने वर्ष की? जो 20 वर्ष की अवधि थी, यानी 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक जो अवधि थी 20 वर्ष की, यह जो अवधि थी किस का काल थी? विकास और परिवर्तन का काल थी। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए? पहला आंदोलन चलाया इन्होंने असहयोग आंदोलन, अगला आंदोलन इन्होंने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा आंदोलन इन्होंने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है महामंदी का क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा कि 1929 ईस्वी में, कब? प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में भी आता है कि महामंदी कब आई, तो इसका उत्तर होगा कि 1929 ईस्वी में। तो महामंदी का क्या आशय है? 1929 ईस्वी में विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे क्या कहा गया? महामंदी कहा गया था। 1929 ईस्वी में विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे क्या कहा गया? महामंदी कहा गया था। अगला प्रश्न है जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो इस प्रश्न को आपको रटना नहीं है बल्कि इसे समझना है। जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन पाया जाता है। जैव संसाधन में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति आदि। इनमें क्या पाया जाता है?
है? जीवन पाया जाता है। निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे शैल और खनिज पदार्थ, जैसे कि शैल और खनिज पदार्थ क्या हैं? ये सभी अजैव संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण मानवीय आवश्यकताओं जैसे आवास की आवश्यकता एवं कृषि हेतु भूमि की आवश्यकता के लिए वनों की कटाई हो रही है। पहला कारण यह है। अगला कारण क्या है कि ईंधन, औषधि, कागज एवं फर्नीचर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटना। तो ये 2 कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि वनों के विनाश के लिए सर्वोत्तम या प्रधान कारण हैं। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। उत्तर क्या हो गया है इस प्रश्न का कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजनाएं क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2 प्रमुख व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है चाय और दूसरा है जूट। ये दोनों भारत की 2 प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और यह प्रश्न है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करके जाइएगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से? पहला है राजनीतिक कारण। इसके अंतर्गत पहला कारण क्या था? निरंकुश शासन। तो फ्रांस का जो लुई 16वां एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। फ्रांस का जो लुई 16वां था यह एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। उसका जन कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं था। जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त थी। जनता लुई 16वें के निरंकुश शासन से परेशान थी। अतः वह क्रांति के माध्यम से निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई। अतः जनता क्रांति के माध्यम से इसके निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या हो गई? एकजुट हो गई। अगला कारण क्या था? पृथक न्यायालय तथा कानून। फ्रांस का शासन प्रबंध दोषपूर्ण था। फ्रांस का जो शासन का प्रबंध था यह बिल्कुल गलत था, दोषपूर्ण था। वहां पृथक पृथक न्यायालय तथा कानून थे। फ्रांस में अलग अलग न्यायालय और अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह के कानून थे। वहां जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। फ्रांस में जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता ने असंतोष के कारण क्रांति का आह्वान कर दिया और जनता ने क्या किया? असंतोष के कारण ही क्रांति का आह्वान कर दिया। अगला कारण क्या था? सैनिक असंतोष। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि फ्रांस में सैनिकों की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। फ्रांस में सैनिकों की दशा क्या थी? अत्यंत शोचनीय थी। युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण सैनिक रक्तपात से ऊब चुके थे। युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण जो फ्रांस के सैनिक थे ये रक्तपात देखकर ऊब चुके थे। सैनिक असंतोष ने भी फ्रांस की राज क्रांति को प्रोत्साहित
किया। और इसके बाद अगला कारण है सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत पहला कारण क्या था? वर्ग भेद। और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि तत्कालीन फ्रांस का समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। उस समय का फ्रांस का समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। यहां कुलीन वर्ग के लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहां पर जो उच्च वर्ग के लोग थे ये तो बड़ा ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि कृषक और श्रमिक दयनीय जीवन बिता रहे थे। और फ्रांस के जो किसान थे और जो श्रमिक थे, मजदूर थे, ये दयनीय जीवन बिता रहे थे। इससे क्या हुआ कि सामाजिक असंतोष भड़क उठा, जिस कारण से फ्रांस की क्रांति में काफी ज्यादा सहयोग मिला। अगला है शोषण। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि कुलीन एवं मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। फ्रांस में जो कुलीन वर्ग था और जो मध्यम वर्ग था, ये निम्न वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे और योग्य होते हुए भी निम्न वर्गीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यदि निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति योग्य भी है और उसे क्या किया जाता था कि उसे उच्च पद पर कभी भी उसे नहीं बिठाया जाता था, यानी उसे उच्च पद पर कभी भी नियुक्त नहीं किया जाता था। निम्न वर्ग राजा एवं चर्च के दोहरे कर भार से दबता चला जा रहा था। उनसे बेगार भी ली जाती थी, अतः निम्न वर्ग में रोष जागृत हो गया था। अगला कारण क्या था? आर्थिक कारण। और इसके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या कारण थे, यानी फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे आर्थिक कारण के अंतर्गत? तो सबसे पहला था धन का दुरुपयोग। फ्रांस का राजा विलासी था। वह भोग विलास के लिए राजकोष के धन का अपव्यय कर रहा था और जिससे जनता पर करों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा था। फ्रांस का जो राजा था वह कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का था और वह भोग विलास के लिए राजकोष के धन का अपव्यय कर रहा था, जिससे क्या हुआ कि जनता पर करों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा था। अगला कारण क्या था? आर्थिक शोषण। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि फ्रांस में जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। सामान्य जनता करों के भार से दब चुकी थी, यानी जो सामान्य तरह के लोग थे उन पर काफी ज्यादा करों का भार हो गया था, यानी कर लगा दिए गए थे। आर्थिक शोषण के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी और आर्थिक शोषण के कारण फ्रांस की जो आर्थिक दशा थी वह खराब होती जा रही थी। और फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था? शिल्पकारों की बेरोजगारी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि फ्रांस में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया था। औद्योगिक क्रांति के आ जाने से फ्रांस में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया था, जिससे अनेक शिल्पकार बेकार हो गए थे। बेरोजगारी के कारण उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। फ्रांस में अनेक मशीनों के द्वारा कार्य होने लगा, जिस कारण क्या हुआ कि वहां के जो शिल्पकार थे ये बेकार हो गए और बेरोजगारी के कारण उनमें क्या हो गया? असंतोष व्याप्त हो गया। अगला कारण क्या था? दार्शनिकों का योगदान। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों एवं विचारकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों एवं विचारकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर लोग प्राचीन परंपराओं को तोड़ने के लिए एकजुट होकर क्रांति की ओर उन्मुख हो गए। इस प्रकार फ्रांस की पुरातन व्यवस्था ने संयुक्त रूप से फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। इतिहास में
इस क्रांति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि किस क्रांति को इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति को। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द ही मैं आपके लिए मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को नोट्स पर जरूर लिख लेना, फिर रिवीजन करना। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।